डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम हनी बी के इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि जो हनी बी का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम प्रमुखतया माउथ और फेरिंग्स के अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम निम्न पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो ईसोफेगस, दूसरा हनी सेक, तीसरा काइल स्टोमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप इसमें ऊपर की तरफ से देख सकते हैं जो माउथ वाला पार्ट है वहाँ पे मैग्जिला है, दोनों तरफ इसमें एंटीना लगे हुए हैं। आगे का जो रीजन होता है उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इसमें एक ईसोफेगस जो है एक ट्यूबुलर संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है जो पीछे की तरफ जाकर एक हनी सेक में बदल जाती है। हनी सेक जैसा आप ये देख रहे हैं, ये संरचना जो ईसोफेगस वाली है वो एक फूली हुई संरचना में बदल जाती है जिसको हम हनी सेक कहते हैं। उसके बाद में हनी सेक के बाद में एक स्टॉपर होता है। इसमें जो इंटेस्टाइन होती है और स्टोमक जो होता है वो कोइल्ड होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जो पार्ट होते हैं नीचे इसमें, ये दोनों में विभाजित होते हैं। और जो स्टोमक वाला पार्ट है वो जैसा काइल स्टोमक और स्टोमक वाला जो पार्ट है वो कुंडलित होता है। इसमें जो अग्रांत और जो पश्चांत्र है, अग्रांत और जो मध्यांतर है, वहाँ पर इसमें जो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो संरचनाएं जो पाई जाती है ये मेल्पिगियन ट्यूबुल्स कहलाती है जो कि उत्सर्जन में सहायक होती है। और लास्ट में इसमें एक स्टिंग एपरेटस जो कि एब्डोमेन के लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें जाकर खुलता है। तो जो एलिमेंट्री वाला पार्ट है ये इसका डायग्राम है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें जो पार्ट होते हैं कि इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ईसोफेगस है वो पूरे थोरैकिक रीजन में चला जाता है, यानी कि वक्स वाला जो पार्ट है उसमें जाता है। और जो एब्डोमेन का लास्ट पार्ट जो होता है ईसोफेगस का, वहाँ तक ये जाता है और एक हनी सेक में रूपांतरित हो जाता है, जैसा डायग्राम में मैंने आपको बताया। हनी सेक जो है लास्ट में काइल स्टोमक में खुलता है। वहाँ पर जो स्टॉपर नामक जो संरचना पाई जाती है, जैसा मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया कि जो स्टॉपर होता है वो इसको कंट्रोल होता है। काइल स्टोमक चौड़ा होता है और आधा ट्विस्टेड होता है, बैंड होता है। इसमें जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इससे जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट में जो इसकी इनर वॉल होती है इंटेस्टाइन की, वो लॉन्गिट्यूडिनल रो में लाइंड होती है काइटिनस टीथ के द्वारा। एक थैले नुमा संरचना जो इंटेस्टाइन की होती है, पिछला जो पार्ट होता है इसका वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वॉल पाए जाते हैं जिनमें 6 प्लेट पाई जाती है। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार जो है जो काइल स्टोमक होता है वो प्रीवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस के समान पाया जाता है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती है, जहाँ से जो सलाइवा निकलता है वो इन ग्लैंड से निकलने वाला जो सलाइवा होता है पोलन और नेक्टर के साथ मिक्स किया जाता है। जो परागकण जो होते हैं, पराग और परागकण जो होते हैं उनमें इस सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले जो सलाइवा है उसको मिक्स किया जाता है। यहाँ पर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है वो इस नेक्टर को, यानी कि परागकण को, उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है इन सैलिवरी ग्लैंड के एंजाइम के द्वारा। या तो ये हनी जो है डाइजेस्टेड कर लिया जाता है
या फिर इसको जो है छातों के अंदर जो है फ्यूचर के लिए रख लिया जाता है। दूसरी जो लार्ज जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है, वो जो श्रमिक मक्खी है, मधुमक्खी है, उसके हेड में पाया जाता है। वो नाइट्रोजनस फूड प्रोड्यूस करता है जिसको कि रॉयल जेली कहा जाता है। जैसे रॉयल जेली जो ख़ास तौर से जो क्वीन होती है उनको ही दी जाती है। तो ये दोनों प्रकार की जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनका जो हनी बनाने में और रॉयल जेली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हनी बी का। रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो रेस्पिरेशन होता है अन्य कीटों की भांति इसमें होता है। स्पाइरिकल्स इनके अंदर पाए जाते हैं जिनके द्वारा गैसेस को लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्योंकि इनके अंदर जो ट्रेकिया होती हैं, श्वास नलिकाएँ होती हैं, उनका जाल बिछा रहता है और इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक्स और सेगमेंटल ब्रांचेज पाई जाती है जिनके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट जो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हनी बी के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मधुमक्खियों के अंदर जो मेल्पिगियन ट्यूबुल्स पाई जाती है, ये मेल्पिगियन ट्यूबुल्स जो ब्लाइंड ट्यूबुल्स के रूप में पाई जाती है, जो कि मध्यांतर और पश्चांतर के जो बीच वाला जो पार्ट है उसके अंदर, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया, उसमें ये बहुत सारी नलिकाएं जो पाई जाती है और जो हाइंड गट है उसके अंदर खुलती है। यहाँ से ये नलिकाएं जो हीमोलिम्फ के अंदर जो रेजिडुअल मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको ये एकत्रित करके यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और जो हाइंड गट है यानी कि पश्चांत वाला पार्ट जो है, वहाँ से जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि इसमें ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है, ये जो थोरैक्स वाला जो रीजन है उसकी मध्य पृष्ठ सतह पर और एब्डोमेन के पास में जो है ट्यूबुलर हार्ट होता है, नलिकाकार हृदय, वो उसके द्वारा जो ब्लड को पंप किया जाता है किसमें, हीमोसिलेमिक स्पेसिस के अंदर। हीमोसिलोमिक स्पेसिस के अंदर ब्लड को पंप किया जाता है, तो इस ब्लड को हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं। और ये जो ब्लड को है आगे पंप करता है, इसमें कुछ अमीबॉइड सेल्स और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनमें जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम की, क्योंकि नर्वस सिस्टम इसमें वेल डेवलप होता है हनी बी के अंदर। और इसके अतिरिक्त भी इसमें जो पावरफुल सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये अपने जो कम्युनिकेशन है उसका संचरण दूसरे जो अपने मधुमक्खियाँ हैं उनमें आसानी से कर पाते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर प्रमुख रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, अधोग्रसनीय गुच्छक, खंडीय गुच्छक और वेंट्रल नर्व कोड जो होता है वो उससे मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो सुप्रा इसोफेगस गैंग्लियन होता है वो डोर्सल साइड पे जो हेड रीजन होता है उसके डोर्सल साइड में होता है और ये कई सारे गैंग्लियन के मिलने से बनता है। दूसरा इसकी जो नर्वस सिस्टम की खासियत है कि जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है वो सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है वेंट्रल साइड पर होता है, जो इसोफेगस के वेंट्रल साइड में होता है, इसलिए इसको सब इसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। और ये भी जो है 3 जोड़ी गैंग्लियन के समेकन से मिलता है। तीसरा जो इसमें डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है वो सब इसोफेजियल गैंग्लियन के जो है पैरेलल चलती है और जो मिड वेंट्रल गैंग्लियन है उसके साथ साथ जाकर जो एब्डोमेन का पिछला पार्ट है वहाँ तक ये डबल वेंट्रल नर्व कोड चलता है। इसके दोनों ओर जो है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियोस जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन से एक कनेक्टिव के द्वारा कनेक्टेड रहता है, यानी कि सब इसोफेजियल और सुप्रा इसोफेजियल जो गैंग्लियन है वो कनेक्टिव के द्वारा कनेक्ट रहता है। मैंने आपको प्रारंभ में एक बार बताया था
कि जो कनेक्टिव होते हैं वो दो डिफरेंट गैंग्लियन को जोड़ने का कार्य करते हैं, और जो कमिश्योर होते हैं वो सेम गैंग्लियन को जोड़ने का कार्य करते हैं। वेंट्रल नर्व कोड जो होता है वो उसमें 3 जोड़ी थोरेकिक गैंग्लियन और 4 जोड़ी या 5 जोड़ी, क्योंकि ड्रोन के अंदर 4 जोड़ी होते हैं और जो वर्कर्स होती है उनके अंदर 4 जोड़ी होते हैं, और जो वर्कर होते हैं उनमें 5 जोड़ी एब्डोमिनल गैंग्लियन पाए जाते हैं। यानी कि जो वेंट्रल नर्व कोड है उसमें कुल मिलाकर 9 जोड़ी गैंग्लियन, मतलब 3 जोड़ी गैंग्लियन तो जो उसका थोरेकिक रीजन है उसमें, और 4 या 5 जोड़ी जो है गैंग्लियन है, एब्डोमिनल गैंग्लियन है, वो एब्डोमिनल रीजन के अंदर, यानी कि 9 जोड़ी इसमें गैंग्लियन पाए जाते हैं। क्योंकि ड्रोन और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 4 जोड़ी थोरेकिक होते हैं, और जो वर्कर्स होती हैं उनके अंदर 5 जोड़ी एब्डोमिनल गैंग्लियन पाए जाते हैं। जो पेरिफेरल नर्व जो होती है वो डिफरेंट गैंग्लियन से निकलती है, और ब्रेन से भी निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो भी बहुत सारी नर्व्स जो है विभिन्न भागों को जाती है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसा कि एंटीना और आईज जो होती है वो मल्टी सेगमेंटेड एंटीना होते हैं। आईज के अंदर भी जो है सेंस ऑर्गन होते हैं। ये एंटीना के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि स्मेल और जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने का कार्य करते हैं। तो ये दोनों जो है आइज़ के अंदर भी जो सिंपल और कंपाउंड आइज भी इसके अंदर होती है, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इमेज बनाने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हनी बी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों में अलग अलग होते हैं। चूँकि फीमेल्स जो फंक्शनल होती है, यानी कि जो फर्टाइल फीमेल होती है वो क्वीन होती है, और मेल में जो ड्रोन होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी बंद होते हैं, वो अंडे नहीं दे सकते हैं। हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल जो ड्रोन होते हैं उसमें एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, और उनके अंदर दोनों टेस्टिस से ट्यूब निकलती है जिनको वासा डेफरेंस कहते हैं, और बाहर की तरफ जो वासा डेफरेंस होते हैं वो चौड़ी हो जाती है और सेमिनल वेसाइकल्स का निर्माण करती है। ये सेमिनल वेसाइकल्स जाकर जो है इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है उसमें जाकर खुलते हैं। कोपुलेटरी एपरेटस जो होते हैं इनमें जो लास्ट वाला सेगमेंट है टर्मिनल एंड वाला और जो इजैकुलेटरी डक्ट वाला उससे कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर एक जोड़ी म्यूकस ग्लैंड भी इनके अंदर पाई जाती है जो कि ये इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर खुलती है। स्पर्म का निर्माण जो टेस्टिस में होता है वो इजैकुलेटरी डक्ट में आकर एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद में जब स्पर्म फीमेल को जब ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि जब कोपुलेशन की क्रिया होती है, तो मेल ड्रोन के द्वारा स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है, और फीमेल में जो स्पर्मेथिका होती है वो इन स्पर्मेटोफोर्स को कलेक्ट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कि जो क्वींस हैं उनमें एक पेयर ओवरीज इनके अंदर पाई जाती हैं। ये ओवरीज जो होती है मेच्योर ओवरीज होती हैं, और इनमें बहुत सारी ट्यूब्स निकलती हैं, और प्रत्येक ट्यूब्स के अंदर जो एग्स होते हैं वो डिफरेंट एज के मेच्योरिटी के अनुसार जो है उसमें नलिकाओं में पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर ओविडक्ट होती है, और 2 ओविडक्ट मिलकर एक कॉमन ओविडक्ट का निर्माण करती है। जो कॉमन ओविडक्ट होती है वो वेसाइकल्स या स्पर्मेथिका से जुड़ी हुई रहती है। ये स्पर्मेथिका वही है जो कि मेल के द्वारा जो स्पर्म दिए जाते हैं या स्पर्मेटोफोर होता है उनको स्टोर करने का कार्य करती है। ओविडक्ट जो फाइनली कोपुलेटरी एक पाउच के अंदर जाकर खुलती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मैकेनिज्म होती है रिप्रोडक्शन की वो किस प्रकार से होती है। क्योंकि जो मेचर क्वीन होती है बहुत सारे ड्रोन को लेकर जो है एक न्यूपचुअल फ्लाइट, ये स्पेशली जो है न्यूपचुअल जो फ्लाइट होती है इसको कामद उड़ान कहते हैं। तो बहुत सारे ड्रोन के साथ एक क्वीन जो होती है वो उड़ान भरती है, और उसके बाद में ड्रोन जो कोपुलेशन की क्रिया है वो करते हैं। फीमेल जो कोपुलेटरी अपरेटस है वो ड्रोन जो है अपना कोपुलेशन के बाद में वो जो है ये जो इनका कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं,
और उसके नष्ट होने के तुरंत बाद ही ड्रोन मर जाते हैं। स्पर्म जो सेल होते हैं, जो उनको स्पर्मेथिका में, जो फीमेल की स्पर्मेथिका होती है उसमें एकत्रित कर लिए जाते हैं, और जो क्वीन होती है अपने छाते में वापस लौट जाती है और वहाँ पे अंडे देना प्रारंभ कर जाती है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक स्टेज में, पर्टिकुलर स्टेज में ही होता है, और जो क्वींस होती है वो 2 प्रकार के अंडे देती है, एक तो अनफर्टिलाइज एग और दूसरे फर्टिलाइज एग। तो अब यहाँ पर जो फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं उनसे जो फीमेल और जो क्वीन है उनका निर्माण आगे कैसे होगा, ये इन अंडे के ऊपर डिपेंड करता है। ये लेकिन ये कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी कंट्रोल में होता है फीमेल के में, कि वो किस प्रकार के अंडे देती है। थैंक यू।